नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द एजुकेशन नेटवर्क पर। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है हमारी दोस्तों क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की, और जिसमें हम पढ़ेंगे एक दल के प्रभुत्व का दौर दोस्तों। और जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस को। दोस्तों जो वीडियो रहने वाली है वो सीबीएसई बोर्ड या एचबीएसई बोर्ड या जेके बोर्ड के कोई स्टूडेंट हो या यूके बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है दोस्तों। और जो ये वीडियो है दोस्तों ये 2023 और 2024 के लिए है। चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। एक दलीय प्रभुत्व का युग में दोस्तों लोकतंत्र की निर्माण की चुनौतियों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का दबदबा था, वो किस प्रकार का दबदबा था, इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों सामाजिक और वैचारिक गठबंधन के रूप में कांग्रेस की प्रकृति किस प्रकार थी, इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। गुटों में सहिष्णुता और प्रबंधन और विपक्षी दलों का उदय दोस्तों किस प्रकार हुआ, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर इसी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। पहले दोस्तों यदि बात करें हम लोकतंत्र के निर्माण में क्या क्या चुनौतियां आई थी, या लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियां, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना है। भारत देश को आज़ादी कठिन परिस्थितियों में मिली है दोस्तों। आप सभी को पता है कि भारत को आज़ादी कोई ऐसे ही नहीं मिल गई है, बल्कि बहुत उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया है। स्वतंत्रता के समय से ही देश के सामने राष्ट्र निर्माण की एक चुनौती थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन हमारे देश के नेताओं ने लोकतंत्र को ही महत्व दिया, और भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई थी दोस्तों। जो हमारे देश के जो नेता हैं उन्होंने लोकतंत्र को ही ज़्यादा महत्व दिया था, और स्वतंत्रता के बाद से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था बना दी गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, हमारे जो नेता थे दोस्तों वो लोकतंत्र में राजनीतिक निर्णायक भूमिका को लेकर काफ़ी सचेत रहते थे, और वे राजनीति को एक समस्या के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि वे राजनीति को एक समस्या के समाधान का उपाय ही मानते थे। हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, और 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर भी हो गए थे। और दोस्तों जो ये संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान को कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उस वक्त जो देश का शासन था वो अंतरिम सरकार चला रही थी। अब ये अंतरिम सरकार क्या है इसको भी हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें। और भारत के चुनाव आयोग का जो गठन है वो 1950 के जनवरी में ही हो गया था। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे दोस्तों, बने थे। उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही किसी वक्त हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है श्री राजीव कुमार जी। अब दोस्तों आपके एग्ज़ाम में यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर में, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था, तो वो था सुकुमार सेन, और वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं वो हैं श्री राजीव कुमार जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब दोस्तों इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ से आपका 1 नंबर बनने की पूरी संभावना है। भारत का जो संविधान है वो कब बना था, 26 नवंबर 1949 को। और ये संविधान था जो दोस्तों ये लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। चुनाव आयोग कब बना था, ये बना था 1950 में। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, श्री राजीव कुमार जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर के लिए। और चलिए चुनाव आयोग के सामने क्या क्या समस्याएं थी आपके एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना था दोस्तों। चुनाव आयोग के सामने ये एक बहुत ही बड़ी समस्या थी कि स्वतंत्र और एक निष्पक्ष चुनाव किस प्रकार करवाना है। चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन करना, ये भी चुनाव आयोग के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। मतदान सूची बनाने के मार्ग में कई सारी बाधाएं आई थी दोस्तों। अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी चुनाव आयोग के सामने। कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना, ये भी चुनाव आयोग के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव हुए थे, आप सभी को पता है दोस्तों।
और पहले 3 आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का काफ़ी प्रभुत्व रहा है दोस्तों। जो प्रथम 3 आम चुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस को एक कह सकते हैं हम प्रचंड जीत मिली थी दोस्तों। और भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार ही चुनाव करने का फैसला किया था। यानी अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, जो भी कोई व्यक्ति है 18 साल से कम ऊपर का, उसको मत देने का अधिकार हो तो उसे ही हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। और एक हिंदुस्तानी संपादक ने तो इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा है दोस्तों। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका में लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा है। इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज थे दोस्तों नुमाइंदे का दावा था कि आने वाले वक्त और अब से कहीं ज़्यादा जानकार दौर बड़े विषम से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की सूची बेहूदी नौटंकी देखेगा। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट छूटे ना। चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा था केंद्र सरकार को दोस्तों उस समय, क्योंकि परेशानियां बहुत सारी थी चुनाव आयोग के सामने। आखिरकार 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव करवाने ही पड़ गए थे। और इस चुनाव को 1952 का चुनाव ही कहा जाता है क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में तो मतदान 1952 में ही हो गए थे। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुछ 6 महीने लगे थे। दोस्तों चुनाव जो अभियान चलता है, मतदान है, उसका मतगणना करना, इसको कुल मिलाकर 6 महीना का समय लग गया था। सार्वभौमिक मताधिकारों के इस प्रयोग ने आलोचकों का ही मुंह बंद कर दिया था। जो दोस्तों इसके आलोचक थे उसने तो इसका मुंह ही बंद कर दिया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना है कि इन चुनाव ने सभी आलोचकों के संदेह पर पानी फेर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया दोस्तों इन्होंने माना है कि जो इसके आलोचक थे उन सभी पर इसने पानी फेर दिया है। और जो सार्वभौमिक मताधिकार की शुरुआत को देश के जोखिम का सौदा मान रहे थे, देश से बाहर के पर्यवेक्षक भी हैरान रह गए थे कि किस प्रकार ये सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार के चुनाव हुए हैं, यह एक इस तरह से सफल होना बहुत बड़ी बात थी भारत के लिए। और आलोचकों का तो मुंह पर ही पानी फेर दिया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, हिंदुस्तान टाइम्स। अभी हिंदुस्तान टाइम्स दोस्तों ये बात हर जगह मानी जा रही थी कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया है। पूरी दुनिया ने दोस्तों इस बात को माना है कि जो भारत की जनता है उन्होंने लोकतंत्र के इस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को बखूबी एक अंजाम दिया है। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। 1952 का जो प्रथम आम चुनाव हुआ है दोस्तों लोकतंत्र का, ये पूरी दुनिया में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। और अब यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते हैं। यह बात साबित हो गई थी कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। जो दोस्तों पहले आलोचक कह रहे थे कि लोकतंत्र से चुनाव करवाना काफ़ी एक कठिन समस्या है अपने आप में, तो यह अब कोई कहने की बात नहीं है कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी लोकतांत्रिक चुनाव हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। अब दोस्तों इसको हम इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। पहला आम चुनाव में दोस्तों कब हुआ था, 1952 में। 1 नंबर में आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम आम चुनाव कब हुए थे या दूसरे आम चुनाव कब हुए थे, तीसरा आम चुनाव कब हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, दूसरा आम चुनाव आपका 1957 में और तीसरा 1962 में आपका आम चुनाव हुआ था। चलिए, और इन तीनों चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था। अभी जो प्रथम 3 आम चुनाव में दोस्तों इनमें कांग्रेस को काफ़ी भारी बहुमत प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पहले आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही थी। जो प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 में, दो कम्युनिस्ट पार्टी थी 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही थी और पहले स्थान पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ही रही थी। 1957 के चुनाव में केरल राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी और 1959 में केंद्र सरकार ने इस सरकार को अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त भी कर दिया था। केरल के मुख्यमंत्री थे EMS नंबूरीपाद ने इसका काफ़ी विरोध किया था, लेकिन इसकी किसी ने नहीं सुनी थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व का क्या कारण था। जो कांग्रेस एक प्रचंड जीत हासिल कर रही थी,
इन तीनों चुनाव में, उसका कारण क्या था, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक तो दोस्तों ये देश की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी पुरानी एवं पार्टी थी और सबसे मजबूत संगठन थे इस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, और सबसे लोकप्रिय जो नेता थे वो भी कांग्रेस पार्टी में ही शामिल थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तीन चुनाव में, प्रथम तीन आम चुनाव में इनका काफ़ी दबदबा रहा है। आज़ादी की विरासत भी हासिल की थी दोस्तों, जो कांग्रेसी नेता थे इन्होंने ही आज़ादी की विरासत ली थी और सभी वर्गों का इस कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिल रहा था। नेहरू जैसे करिश्माई नेता भी इसी पार्टी में शामिल थे। सबको साथ लेकर चलने की भी प्रकृति इसी कांग्रेस पार्टी में ही थी। और दोस्तों केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, अब ये क्या है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। केरल में 1957 में जो चुनाव हुए थे इसमें कांग्रेस हार गई थी बुरी तरीके से और कम्युनिस्ट पार्टी 126 सीटों में से 60 सीटें जीती थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने केरल में अपनी सरकार बनाई और EMS नंबूरीपाद वहाँ के CM भी बन गए थे। दुनिया में पहला मौका था जब कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकतांत्रिक सरकार बनाई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 1959 में अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया था दोस्तों और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, जिसका विरोध वहाँ के नेताओं के द्वारा किया गया था। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी केरल में जो बनाई गई थी दोस्तों, आर्टिकल 356 की धारा का प्रयोग करके केंद्र सरकार ने इसका दुरुपयोग किया और वहाँ के CM को ही बर्खास्त कर दिया था। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति किस प्रकार की थी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहां एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। अब दोस्तों दुनिया में भारत ही ऐसा देश नहीं है जहां पर एक प्रभुत्व का दौर रहा हो, बल्कि दुनिया के कई देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व, बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व के बीच में काफ़ी अंतर है। बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर ही कायम हुआ है और कुछ देशों में, मसलन जैसे चीन है, क्यूबा है, सीरिया है, के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश के शासन की अनुमति दी गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया में एक पार्टी के प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ है। अब से कुछ साल पहले तक मैक्सिको है, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी एक ही पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे दोस्तों। अब से कुछ ही साल पहले जो देश थे, मैक्सिको है, दक्षिण कोरिया है, ताइवान है, ये एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहता था इनमें। और भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों से कहीं अलग है। यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ है। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ की और तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती रही थी दोस्तों। विपक्षी जो पार्टियां थी उन्होंने एक के बाद एक होड़ की थी, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने चुनाव में काफ़ी % जीत हासिल कर रही थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कांग्रेस एक सामाजिक और वैचारिक गठबंधन के रूप में। कांग्रेस 1885 में ए ह्यूम द्वारा बनाई गई थी। कांग्रेस जो पार्टी की स्थापना हुई थी ये 1885 में हुई थी। किसने की थी दोस्तों, ए ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था। आपके पेपर में यहाँ से 1 नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है। और उस वक्त का ये नवशिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह भी भर दी थी, लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया था। इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका काफ़ी दबदबा भी कायम हुआ था। शुरू में कांग्रेस में अंग्रेजी थी और अगड़ी जाति, उछले मध्य वर्ग, शहरी अभिजन का बोलाबाला रहता था दोस्तों। कांग्रेस पार्टी में सभी जो वर्ग थे उन सभी का बोला चाला रहता था, लेकिन हम कह सकते हैं शुरू में तो अंग्रेजी लोग थे, उगड़ी जाति, उछले वर्ग के लोग हों या निचले वर्ग के लोग हों या मध्यम वर्ग के हों, और शहरी अभिजन लोगों का तो काफ़ी इसमें बोलाबाला रहता था कांग्रेस पार्टी में। लेकिन कांग्रेस ने जब भी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए तब उसका सामाजिक आधार और भी बढ़ रहा था। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूह को एक साथ जोड़ा था। जो दोस्तों कांग्रेस के परस्पर विरोध कर रहे थे उनके समूह को उन्होंने कई बार एक साथ में जोड़ा था। कांग्रेस में किसान हों, उद्योगपति हों, शहर के बासिंदे हों, गरीब हों दोस्तों, मजदूर हों या मालिक हों, सभी को एक जगह मिली थी, सबको जगह मिली थी। ऐसा नहीं था कि दोस्तों केवल उच्च जाति के लोगों को मिली हो या मालिक को ही जगह मिली हो या उद्योगपति लोगों को ही जगह मिल रही, बल्कि उसमें सभी वर्ग के लोगों को ही जगह मिली थी कांग्रेस पार्टी के अंदर। धीरे धीरे कांग्रेस का नेतृत्व भी विस्तृत हुआ और इसका नेतृत्व अब उच्च वर्ग या जाति के पेशेवर लोगों तक ही सीमित नहीं रहा,
बल्कि इसमें खेती किसान की बुनियादा वाले तथा गांव ग्राम की तरफ रुझान रखने वाले नेता भी उमड़ गए थे। आज़ादी के समय तक कांग्रेस के एक शतरंग सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी और वर्ग जाति धर्म भाषा तथा अन्य हितों के आधार पर इस सामाजिक गठबंधन से भारत की विविधता की नुमाइंदगी हो रही थी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कई बार यह भी हुआ था कि किसी समूह ने अपनी नई पहचान को कांग्रेस के साथ बनाया था और एकसार नहीं किया, अपने अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति या समूह को कांग्रेस के भीतर ही बने रहे थे। इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी थी। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी, शक्तिवादी शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के मध्यम वर्गीयों को समाहित किया था। ऐसा नहीं था दोस्तों केवल दक्षिणपंथी या नरमपंथियों को ही शामिल किया था, बल्कि सारे वर्ग के लोग, सारे पंथियों के लोगों को कांग्रेस में एक समान एक जगह प्राप्त मिली थी। कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूह इकट्ठे हो सकते हैं, हित और राजनीतिक दल तक आ जुड़ते हैं थे और राष्ट्रीय आंदोलन में वो भाग भी लिया करते थे। आज़ादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन बनाए और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाज़त भी दी गई थी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गुटों में तालमेल और सहनशीलता किस प्रकार बनी रही। अब इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस सभी को अपना संगठन में शामिल कर लिया करती थी, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। और इस रणनीति की वजह से विपक्ष कठिनाई में भी पड़ गया था। विपक्ष कोई बात कहता तो कांग्रेस में उच्च विचार को ही जगह नहीं मिल पाती थी। यदि विपक्ष कोई मुद्दा उठाता भी था तो दोस्तों उसको कोई जगह ही नहीं मिल पाती थी इस मुद्दे को उठाने के लिए। इस पार्टी में विवाद भी होते थे तथा सहनशीलता भी होती थी। ऐसा नहीं था दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी में विवाद नहीं होता था, विवाद भी होते थे और सहनशीलता भी बनी रहती थी। अगर कोई पार्टी सत्ता में हिस्सा पाने से नाखुश होता था तो वह पार्टी में ही बना रहता था। अब दोस्तों कोई जो व्यक्ति है, मान लो कांग्रेस से जुड़ गया हो, अगर वो नाखुश है तो ऐसा नहीं था कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया करता था, बल्कि उसमें बना ही रहता था। और कांग्रेस पार्टी के भीतर विभिन्न समूह गुट कहे जाते थे। कांग्रेस अपने गठबंधन के स्वभाव के कारण ही सहनशील थी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विपक्षी पार्टियों का उद्भव किस प्रकार का था, आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। भारत में विपक्षी पार्टियां तो थी लेकिन उन्हें कांग्रेस जैसा बहुमत नहीं मिलता था। अब ऐसा नहीं था दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी थी, उस समय में विपक्ष की पार्टियां भी थी लेकिन उनको कांग्रेस जैसा बहुमत प्राप्त नहीं होता था। और इनसे कई पार्टियां 1952 के आम चुनाव से कई पहले ही बन चुकी थी। इनसे कुछ ने 60 और 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के लगभग सभी गैर कांग्रेस पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक को किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती हैं। आज की जो पार्टियां हैं दोस्तों वो किसी न किसी विपक्षी पार्टी, यानी 1960 और 70 के दशक की बात करें तो उसमें वे खोजी जा सकती हैं। 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में कहने को प्रतिनिधित्व मिल पाया। फिर भी इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था को, लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देखते हैं इसको। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों की आलोचना की थी। दोस्तों जो अब ये दल थे इन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो नीतियाँ थी उनकी आलोचना की हुई थी, करते थे। और विपक्षी दलों ने शासक दल पर भी अंकुश रखा था और इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन भी बदला था। इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावनाओं को जीवित रखा और इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाई थी। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा संभाव था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्वतंत्रता के बाद अंतरिम सरकार ने देश को संभाला था। अंतरिम सरकार दोस्तों उसे ही कहते हैं जो स्वतंत्रता के वक्त में थी, उसे अंतरिम सरकार कहते हैं। इसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता भी शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपना प्यार का इजहार करते थे। जो जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों वो सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपना काफ़ी जो प्यार है उसको व्यक्त करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का भी न्योता दिया था। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से इस किस्म को निजी रिश्ता और उसके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के कारण लगातार कम होता गया था। अब दोस्तों सोशलिस्ट पार्टी
यहाँ से भी आपका एग्ज़ाम में एक 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 100% बनता है। यहाँ से किसी एक पार्टी पर आपको पूछ लिया जाता है कि उस पार्टी की किस प्रकार की विचारधारा थी, या कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी लिखी है, जैसे सोशलिस्ट पार्टी पर टिप्पणी लिखी है, या उसको संक्षेप में लिखिए। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। सोशलिस्ट पार्टी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1934 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। कांग्रेस के भीतर ही युवा नेताओं ने इसका गठन किया था। 1948 में कांग्रेस ने अपनी पार्टी के संविधान में बदलाव किया और दोहरी सदस्यता खत्म कर दी थी। इसलिए समाजवादियों ने 1948 में सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। चुनाव में इस पार्टी को ज़्यादा सफलता तो नहीं मिली थी। इसके जो संस्थापक थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका दोस्तों, इसकी जो विचारधाराएँ थी सोशलिस्ट पार्टी की, वो किस प्रकार की थी। समाजवाद में विश्वास रखना, ये समाजवाद में विश्वास रखते थे दोस्तों। कांग्रेस की आलोचना करते थे। ये सोशलिस्ट पार्टी थी जो कांग्रेस की आलोचना करती थी, और यह कहा कि कांग्रेस पार्टी है जो अमीरों की ही पार्टी है, केवल पूंजीपतियों की ही पार्टी है। कांग्रेस गरीबी की भलाई के लिए काम नहीं कर रही है। ये किसका कहना है? समाजवादी पार्टी का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब दोस्तों सोशलिस्ट पार्टी में कई गुटों में ये बढ़ गई थी, जैसे किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। और जो इसके प्रमुख नेता थे वो तो जयप्रकाश नारायण हो गया, अशोक मेहता है, राम मनोहर लोहिया है, और अच्युत पटवर्धन है, आचार्य नरेंद्र देव है दोस्तों, और SM जोशी जी है। ये इसके प्रमुख नेता थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर में भी बन सकता है। इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, या इसके प्रमुख जो नेता थे वो कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है। भारत में 1920 में कई साम्यवाद समूह उभरे थे। यह रूस की क्रांति से प्रभावित थे और देश की समस्या का हल साम्यवाद के राह द्वारा ही करना चाहते थे। सन 1935 तक कांग्रेस के दायरे में रहकर उन्होंने काम किया, और 1941 के दिसंबर में ये कांग्रेस से अलग भी हो गए थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दोस्तों हो गया ये आपका। इसकी विचारधाराएं क्या थी? 1947 की आज़ादी में सच्ची आज़ादी नहीं है, इनका कहना है दोस्तों ये। और इस पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विरोध को बढ़ावा दिया है, कहना है दोस्तों इनका। सरकार को सेना के द्वारा इनका आंदोलन दबाना पड़ा। 1951 में इन्होंने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ा था, और पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीती थी इस पार्टी ने दोस्तों। समर्पित जो राज्य थे, यानी जो समर्थन करते थे इस पार्टी को, कौन कौन से राज्य थे जिनमें इनका गहरा कह सकते हैं कि हम दबदबा रहता था? आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, और केरला है। अब दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में टूट तथा इसके प्रमुख नेता। पार्टी टूटी थी दोस्तों 1964 में। ये कम्युनिस्ट पार्टी 2 भागों में बट गई थी दोस्तों, मुख्य रूप से कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी M। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? AK गोपालन, ASE डांगे, और EMS नंबूरीपाद, PC जोशी, अजय घोष और P सुंदरिया इसके जो थे प्रमुख नेता थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? स्वतंत्रता पार्टी। अब दोस्तों स्वतंत्रता पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी जो 1959 में की गई थी, और इसके जो संस्थापक थे वो थे C राजगोपालाचारी। इसकी विचारधाराएं किस प्रकार की थी? सरकार अर्थव्यवस्था में कम हस्तक्षेप करे। इनका कहना है कि जो सरकार है वो अर्थव्यवस्था में कम हस्तक्षेप करे, निजी क्षेत्र को छूट दी जाए, ये इनका कहना है। गुट निरपेक्षता की नीति का ये विरोध करते थे। सोवियत संघ से दोस्ती का ये विरोध करते थे दोस्तों ये पार्टी। अमेरिका से संबंध बढ़ाने के वकालत थे दोस्तों। C राजगोपालाचार्य इसके प्रमुख नेता थे। KM मुंशी, NG रंगा और मीनू मसानी इसके प्रमुख नेता थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? भारतीय जनसंघ पार्टी। अब ये दोस्तों इसकी जो स्थापना थी 1951 में हुई थी। संस्थापक थे दोस्तों इसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। पाकिस्तान को भारत मिलाकर अखंड भारत बनाओ, ये इनकी विचारधाराएं थी। हिंदी को राजभाषा बनाओ दोस्तों, भारतीय जनसंघ की ये विचारधाराएं थी। काफ़ी अच्छी विचारधाराएं थी ये भी दोस्तों। अल्पसंख्यकों को रियासत का विरोध और अंग्रेजी भाषा का ये विरोध करते थे। एक देश एक राष्ट्र एक संस्कृति की ये बात कहते थे दोस्तों। अच्छी विचारधाराएं थी भारतीय जनसंघ पार्टी की भी। और आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये कंप्लीट चैप्टर हो गया है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।